कि मात्र 3 महीनों में महाराष्ट्र अकेले में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली। इसमें कोई भी गंभीर नहीं है, कृषि संगठन भी, समाज भी, हम सब लोग इतने निर्मम हो गए हैं कि हम सब लोग अपने खांचों में बंधे हुए हैं। और वहाँ पे उन मौतों की तो सरकार काउंटिंग नहीं कर रही है जो पेस्टिसाइड के कारण। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताल ठोक ठोक करके ये दावा किया था, ये वादा किया था पूरे देश से कि वो किसानों की आय को दोगुना कर देंगे 2022 तक। लेकिन मुझे याद है कि पिछले 2-3-4 सालों में उन्होंने कभी इस बात को दोहराया नहीं है, जैसे कि वो ये मान चुके हैं कि उनके तमाम दावों और वादों की तरह उनका ये दावा और वादा भी झूठा ही है। देखिए, किसान कर्ज की मार, आर्थिक स्थिति की विफलता, इन सब के कारण सुसाइड कर रहा है। इसके लिए सरकार क्या कहती है कि तुम कर्ज ले लो, किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया। अब क्रेडिट कार्ड या कर्ज ही तो उसकी असल समस्या है। किसान को पैसे वाला मत बनाओ, लेकिन किसान के खर्चे कम कर दो। किसान की जो उत्पाद का फायदा, उसको तो अमिताभ बच्चन तरीके किसान खा जाते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती है। किसान आंदोलन हर समय सरकार की नीति रहती है कि इसको लंबा खींचो ताकि ये सब लोग बेचैन होकर दिशाहीन हो जाएं, और हर बार यही होता है कि 376 किसान इसमें ऐसे थे जो सरकारी सहायता के लिए एलिजिबल थे, इसके बाद भी उन्होंने आत्महत्या की। इसका मतलब ये है कि जो सरकार सहायता के नाम पर भीख दे रही है, उससे किसान के जीवित रहने का कोई कारण नहीं समझता है। उसको लगता है कि ये जो सहायता इतनी कम है कि ये उसकी चीजें पूरी कर ही नहीं पाएगा। सरकारी सहायता असल में वो नहीं है। सरकारी सहायता असल में क्या है? सरकारी सहायता की तुम कर्ज ले लो, किसान क्रेडिट कार्ड ले लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी से उधार आप उठा लो। किसान को सम्मान भी चाहिए भैया, आपका किसान को दाम चाहिए। इन्हांस मत करिए, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। तो कैसे छोड़ देंगे? हम खर्चे बढ़ाते चले जाएंगे, हम टैक्सेशन बढ़ाते चले जाएंगे। 10 साल 15 साल की पाबंदी लगाओ, देखो कितने लोग नए खरीद सकते हैं। भले ना खरीदें, लेकिन सरकार चाहती है कि लोग कर्जा लें, कि भारत में किस प्रकार से मध्य वर्ग के ऊपर नॉन एसेंशियल चीजों के नाम पर कर्जे बढ़ते चले जाते। मुझे तो नहीं लगता है कि कर्जदार समाज जो होता है वो एक उन्नत समाज कहलाता है। विदर्भ का हेडक्वार्टर नागपुर है। नागपुर की जो जिस नाम पे नागपुर नाम पड़ा, वहाँ पे एक नाग नदी है, वो नाग नदी को इन्होंने कूड़ा नदी बना रखा है। पिछले 10 सालों में भारत में लगभग 1,12,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। 1,12,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। एक बीजेपी के मंत्री जी कह रहे थे प्रेम प्रसंगों के कारण लोग आत्महत्या कर लेते हैं किसान। सन 70 तक का दशक देखें तो वहाँ पे अधिकांश विधायक और सांसद जो आते थे, या तो किसान होते थे या वकील होते थे। और अब आप उसके बाद सन 90 के बाद का दौर देख लीजिए, अब जो सांसद और विधायक आ रहे हैं वो उद्योगपति आ रहे हैं, खनन वाले आ रहे हैं। उनके लिए जमीन एक रियल एस्टेट है। अब हमने उत्साही लाल बन के ट्रैक्टर खरीद लिया, अब हर साल उसका इंश्योरेंस का पैसा देना है, खड़े रखो या चलाओ जाओ तो उसका 50,000 का टायर बदलना है, तो बैटरिया बदलना है। जब गैर उपयोगी हुआ तो बैल की अम्मा भी गैर उपयोगी हो गई। फिर हर पूरे देश में गाय तो हमारी माता है, लेकिन बैल हमारा बाप नहीं है। तो गाय भी हमारी तब तक माता है जिसमें दूध दे रही, बाकी फिर सड़क पे रहती है। वो केवल गुंडई और लफंगों में काम आ रही है। कि बैल और गाय जो है, क्योंकि गडकरी जी के लिए समस्या है। गडकरी जी चौड़ी रोड बना रहे हैं जिसके अंदर ट्रक चले, वो चाहते हैं बैलगाड़ी ना चले, पर वो गोबर से पेंट भी तो बनाना चाहते हैं। तो वो छोड़ दीजिए, ये सब नौटंकी है। गोबर से पेंट नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता है ना। अभी तो गोबर के धुएं से कोरोना भगा रहे थे, है ना। हमारे को बैल के लिए कच्ची जमीन चाहिए, वो कहते हैं तू पक्का फर्श बना, ज्यादा सीमेंट पोत, जिससे कि हम कभी इलेक्शन बॉन्ड या और किसी बॉन्ड के नाम पे जेम्स बॉन्ड के पास पैसा पहुंचाते रहे। ये जितने समृद्ध परंपरा के ढोंग करते हैं आरएसएस के लोग, वो बीज के मामले में, खेती की प्रक्रिया के मामले में, सिंचाई के मामले में, गौवंश के मामले में कभी भी समृद्ध परंपरा को नहीं मानते। तो हर जिले में वो सीरम बांट रहे हैं कि जिससे अकेले बछिया पैदा हो, बछड़ा पैदा ही ना हो। इस पूरी कायनात में जब से सृष्टि बनी है और जब तक अंत होगा, तब तक क्या एक लिंगी समाज कोई भी जीवित रह सकता है? सवाल ही नहीं उठता। बड़े उद्योगपतियों के लिए जो जमीन है, जो भूमि है, वो असल में रियल एस्टेट। आप कार चला नहीं पाएंगे, आप कार बाहर निकल नहीं पाएंगे, आपको ना पेट्रोल मिलेगा ना डीजल मिलेगा, तो आप किससे जाएंगे? ओला और उबर से जाएंगे। और ओला उबर क्या कर दिया सरकार ने? 2 गुना दाम कर दिया उसका। किसी ने के मन में संवेदना नहीं थी बेरोजगारी को लेकर, और इसी तरीके से किसानों की मौत को लेकर किसी को संवेदना नहीं है। नागपुर से बंबई का नया एक्सप्रेसवे बना था, जिसमें गडकरी जी ने गाड़ी चला के बताया था, देखो इसमें पानी का गिलास भी नहीं गिरता है। अभी जो बारिश हुई ना, उसमें 6 फीट पानी भरा हुआ है। समझ में नहीं आता वो सड़क नाव चलाने के लिए है कि गाड़ी चलाने के लिए।
15 न्यूज चैनल केवल वो शेयर मार्केट, नई कार कौन सी आई है, नया मोबाइल कैसा है, 15 हिंदी अंग्रेजी मिला के मैं इतने तो जानता हूँ। लेकिन किसान का चैनल एक दूरदर्शन ने शुरू किया था, वो बंद हो गया। एक प्राइवेट पार्टी ने भी शुरू किया था, वो बंद हो गया। इतनी कमाई हो का 10% आप अपने पर खर्च कर सके, 50% अडानी अंबानी को दे सके, तो 40% टैक्स में दे। जुलाई को क्वाड की मीटिंग हुई वॉशिंगटन फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट था, तो उसमें पहलगाम का जिक्र था, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र फिर भी नहीं किया। अखबारों ने बिल्कुल फ्रंट पेज पे छापा है कि सभी देशों ने आह्वान किया है, क्वाड देशों ने, कि आतंकवाद के खिलाफ खुलकर लड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र नहीं। लेकिन हम खुश हैं। क्या हमें खुश होना चाहिए? क्या भारत को खुश होना चाहिए? आपको बताएं, वो हमारी मूर्खता है। जो बयान है उसमें यह कहा गया है, पहलगाम के अपराधियों को हम न्याय के कटघरे में लाएंगे। तो पहलगाम के अपराधियों को न्याय के कटघरे में आने के लिए घाना तो आएगा नहीं। तो आपका NIA क्या कर रहा है अभी तक? 2 महीने तक वो संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती करा चुकी है कि आपने आतंकवादियों के गलत फोटो जारी कर दिए। तो वर्ल्ड में तो पाकिस्तान यही कह रहा है कि इंडिया का फ्लैग ऑपरेशन था, यानी इंडिया ने खुद कराया है और आपने अपनी बेइज्जती करा ली। 9/11 में हमने साबित कर दिया था कि ये पाकिस्तान से आतंकवादी थे, और पाकिस्तान को भी स्वीकार करना पड़ा था कि ये हमारे ही देश के थे। उनको स्वीकारना पड़ा था। मोदी जी घाना पहुंच गए, क्यों पहुंचे भाई? घाना में 15,000 हिंदुस्तानी सालों से रह रहे हैं। सन 57 में वहां पर जब आजादी आई थी, के बाद में सबसे पहले वहां पंडित नेहरू मार्ग बनाया गया था कि चूंकि घाना में सोने की खाने हैं और वहां पे चाइना इलीगल तरीके से कुछ माइनिंग कर रहा है, उसको लेकर भारतीय लाला जो सेठ लोग हैं, उन लोगों को कुछ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसके लिए लाला जी के दूत चले गए। आप उसको छोड़कर अब आप घाना जा रहे हैं। घाना से क्या आप कद्दू लेके आएंगे? हाँ, लेकिन मोदी जी के टाइम पर जो दवाइयां गई, उसमें नकली दवाएं भी गई, जिससे घाना में लोग मरे थे। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं IndiaClimateChange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पंकज जी, महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने विधानसभा में ये बात स्वीकार कर ली है कि जनवरी से मार्च 2025 के बीच में, यानी कि मात्र 3 महीनों में, महाराष्ट्र अकेले में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। सिर्फ 3 महीने में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली, और इसमें से ज्यादातर जो किसान है वो विदर्भ रीजन से हैं। मैं ये सोचता हूँ कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताल ठोक ठोक करके ये दावा किया था, ये वादा किया था पूरे देश से कि वो किसानों की आय को दोगुना कर देंगे 2022 तक। लेकिन मुझे याद है कि पिछले 2-3-4 सालों में उन्होंने कभी इस बात को दोहराया नहीं है, जैसे कि वो ये मान चुके हैं कि उनके तमाम दावों और वादों की तरह उनका ये दावा और वादा भी झूठा ही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो किसान और खेती किसानी का मसला है, इसमें कोई भी गंभीर नहीं है। कृषि संगठन भी, समाज भी, और हम सब लोग इतने निर्मम हो गए हैं कि हम सब लोग अपने खांचों में बंधे हुए हैं। एक ये सोशल मीडिया पे ही चल रहा था, कोई उसकी सत्यता कितनी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि आज से 50 साल पहले जब नमक 1 रुपए किलो था, तब गेहूं 2 रुपए किलो मिलता था, और आज नमक 50 रुपए किलो पैकेट में मिल रहा है, तो भी गेहूं 21 से 22 रुपए ही बढ़ा है। उसमें लिखा हुआ, देखिए, 2 चीज है। किसान की आय बढ़ाने के लिए क्या उसके उत्पादों के दाम बढ़ाकर बाजार में महंगाई लाना जरूरी है, या फिर खेती किसानी के जो अनिवार्य चीजें हैं, जिसके अंदर खाद है, बिजली है, पानी है, कीटनाशक है, बीज है, उनके कम दाम करके उनकी गुणवत्ता तय करके ये किया जा सकता है। देखिए, विदर्भ में किसानों की आत्महत्या एक लंबा सिलसिला है, और जो मैं खुद भी कुछ इलाकों में कुछ साल पहले गया था, वहां जो मैं देखा, तो मैंने देखा कि वहां पे सबसे बड़ा मसला ये है कि वहां की जो बहुत बड़ी संख्या में खेती है, वो वर्षा पे निर्भर है। एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि वहां पर खेती के साथ में कैश क्रॉप के जो बहुत सारे प्रयोग हुए, गन्ना, कपास, उसके बाद में अभी बहुत सारी जगह बीटल आई है, अंगूर, शराब, इन सब के प्रयोग होते हैं। फिर वहां पर क्या हुआ कि चरम मौसम का असर बहुत ज्यादा हो रहा है।
मराठवाड़ा में और विदर्भ में। उसका असर ये हो रहा है कि किसान की जो मूल समस्याएं हैं, जैसे उस पूरे इलाके में समस्या है कि नकली बीज बहुत मिल रहे हैं, हम्म। डुप्लीकेट पेस्टिसाइड मिल रहे हैं, और हम्म। वहां पे उन मौतों की तो सरकार काउंटिंग नहीं कर रही है जो पेस्टिसाइड के कारण हो रहे हैं। वहां पर पेस्टिसाइड के कारण बहुत बड़ी मौतें हुई हैं। ये वो इलाका है जहां पर कपास के बीटी को लेकर सबसे पहले प्रयोग किए गए और वहां पर वो असफल रहा। और वो जो कर्ज की मार हुई, देखिए किसान कर्ज की मार, आर्थिक स्थिति की विफलता, इन सब के कारण सुसाइड कर रहा है। इसके लिए सरकार क्या कहती है कि तुम कर्ज ले लो, किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया। अब क्रेडिट कार्ड या कर्ज ही तो उसकी असल समस्या है। किसान कहता है मुझे कर्ज नहीं चाहिए, मुझे मेरे जो उत्पाद है उसका वाजिब दाम चाहिए। और उत्पाद का वाजिब दाम देने के चक्कर में सरकार बाजार की महंगाई तो बढ़ाती है, लेकिन उसका होता है कि जो बिचौलिए हैं उनको फायदा हो रहा है और किसान को हो नहीं रहा है। तो इसका सबसे सही तरीका यही है कि जो सहकारी समितियां बनाई गई थी, खासकर शेतकरी सहकारी समितियां विदर्भ में बहुत एक्टिव है, लेकिन उन सभी जगह गुणवत्तापूर्ण बीज और कीटनाशक और उनका वाजिब दाम, ये एक समस्या है। तो देश की कृषि नीति को एक नए सिरे से सोचना होगा उन 700 से अधिक लाशों को देखकर, कि किसान को पैसे वाला मत बनाओ, लेकिन किसान के खर्चे कम कर दो। किसान को भले ही आप सब्सिडी मत दो, अभी कह रहे हम सब्सिडी दे रहे हैं, उसको सब्सिडी मत दो। खर्चे कम और करो उसके। सब्सिडी आप एक लिमिट से ज्यादा दे भी नहीं सकते, क्योंकि आप हम्म। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बंधे हुए, गेट हम्म। के समझौतों के कारण। तो हम्म। उसमें हम क्या किसानों को, लेकिन किसान की बिजली की फायदा, किसान की जो उत्पाद का फायदा, उसको तो अमिताभ बच्चन सरी के किसान खा जाते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती है कि वो किसकी सब्सिडी खा रहे हैं। तो भारत की किसान नीति और किसान समस्या, किसान आंदोलन देश के बहुत लंबे लंबे रहे हैं, अकेले ये 700 दिनों का है। बहुत साल हमने तो बोट क्लब पे आंदोलन देखा, जब बोट क्लब को पूरा खेत बना दिया गया था। हम्म। बड़े टिकैत बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जिंदा थे। लेकिन किसान आंदोलन हर समय सरकार की नीति रहती कि इसको लंबा खींचो, ताकि ये सब लोग बेचैन होकर दिशाहीन हो जाएं, और हर बार यही होता रहा है। एक तो चीज और है पंकज, ये विदर्भ। जी। मैं जी। मैं ये कह रहा था कि कृषि सुधार तो एक लंबी प्रक्रिया है। मतलब हर कोई जानता है कि ये कोई ऐसा नहीं कि तात्कालिक प्रक्रिया है, बहुत लंबा सुधार है, धीरे धीरे करना होगा। और आजादी के बाद धीरे धीरे किया भी गया। अलग अलग जो है पंचवर्षीय योजनाओं में इसको अलग अलग तवज्जो भी दी गई। सवाल ये है कि इसी डेटा में महाराष्ट्र सरकार ये भी बताती है कि 376 किसान इसमें ऐसे थे जो सरकारी सहायता के लिए एलिजिबल थे, इसके बाद भी उन्होंने आत्महत्या की। इसका मतलब यह है कि जो सरकार सहायता के नाम पर भीख दे रही है, उससे किसान के जीवित रहने का कोई कारण नहीं समझता है। उसको लगता है कि ये जो सहायता इतनी कम है कि ये उसकी चीजें पूरी कर ही नहीं पाएगा। सरकारी जी। सहायता असल में वो नहीं है। हम्म। सरकारी सहायता असल में क्या है? सरकारी सहायता कि तुम कर्ज ले लो, किसान क्रेडिट कार्ड ले लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी से उधार आप उठा लो। और अब आप देखिए ना कि यदि मैंने किसान क्रेडिट सोसाइटी से उधार में खेत हम्म। के लिए बीज और खाद ली है, हम्म। और यदि नेचुरल कैलेमिटी में यदि उसका बीमे का कोई भुगतान आता है, तो वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी को चला जाता है, किसान को नहीं मिलता है। आप ये सब बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें उसके अंदर। मैंने जो शुरुआत में जो कहा कि किसान को उधार नहीं चाहिए, किसान की कौन सी योजना है बोलिए ना आप? वो जो 2,000 रुपए 3,000 रुपए पीएम किसान 3 महीने के खुद पीएम मोदी किसान जी सम्मान। बांटते हैं, पीएम उस किसान उससे सम्मान। किसका घर का खर्चा चल सकता है भाई? वो सम्मान हम्म। है। किसान को सम्मान नहीं चाहिए भैया, आपका किसान को दाम चाहिए। और फिर वही कह रहा हूं कि आप इन्हांस मत करिए। आप क्या, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे? तो कैसे छोड़ देंगे? हम खर्चे बढ़ाते चले जाएंगे, हम टैक्सेशन बढ़ाते चले जाएंगे। हम सर्विस सेक्टर में तो बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन में कहाँ बढ़ रहे हैं? बेसिक प्रोडक्शन आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर ही तो है जो भारत की यूएसपी क्या है।
एग्रीकल्चर है अभी भी, मोस्ट ऑफ द है वर्क ना। फोर्स हम लोग ये एग्रीकल्चर में जुड़ी। है ना, हम एग्रीकल्चर के जीडीपी को कम करते चले जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य कि कार ज्यादा बिके, चलो 10 साल 15 साल की पाबंदी लगाओ, देखो कितने लोग नए खरीद सकते हैं। भले ना खरीदें, लेकिन सरकार चाहती है कि लोग कर्जा लें। इसकी भी कल एक मैं रिपोर्ट देख रहा था कि भारत में किस प्रकार से मध्य वर्ग के ऊपर नॉन एसेंशियल चीजों के नाम पर कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि कर्जदार समाज जो होता है वो एक उन्नत समाज कहलाता है। भले ही आप हर साल हर महीने जो आ रही ईएमआई उसको काउंट करके जीडीपी को बढ़ा हुआ बता दें, है ना, तो लाइबिलिटीज ही है। मैं बहुत बिल्कुल आपने। अर्थव्यवस्था का जानकार नहीं हूँ, है नहीं ना, नहीं, ये लेकिन जो बिल्कुल मेरी कॉमन सी बात। किसानी को लेकर मेरी जो सोच है, जो मेरी जी जी। किसानी को लेकर सोच है, हम लोगों ने हम्म बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बड़े बांधों की बात, आज भी बड़े बांध की बात कर रहे हैं। हम्म जबकि वो साफ साफ बता दिए कि विदर्भ में बड़े बांध के कारण भूकंप की संभावना है, और वहां हुआ भी है। हम लोगों ने छोटी संरचना पे क्यों काम नहीं किया? आपको बता, विदर्भ का हेडक्वार्टर नागपुर है। नागपुर की जो जिस नाम पे नागपुर नाम पड़ा, वहां पे एक नाग नदी है, वो नाग नदी को उन्होंने कूड़ा नदी बना रखा है। उस नाग नदी के बहने के कारण ही वहां पर पेशवाओं सिंधुओं ने शहर बसाया था। अभी पूरा मेट्रो बनाई आपने, मेट्रो का जितना मलबा था कड़ा था, शहर के 21 तालाब है उनमें, और नाग नदी में भर दिया आपने। जिस नदी का काम खेती किसानी के लिए सिंचाई का पानी देना था, उसका काम हमने कूड़ा ढोने का मार्ग बना दिया। देखिए, हम बेसिक स्ट्रक्चर पे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने बोल दिया कि आप खेत तालाब बनाइए, लेकिन खेत तालाब के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? एक जगह खेत में जब पानी भरा रहता है, उसके बाद में जो नीचे का जो अल्कलाइन मिट्टी है वो उसके ऊपर आती है, फिर व्हाइट परत जमती है। फिर व्हाइट परत जमने के बाद में धीमे धीमे क्या बंजर होने की संभावना नेक्स्ट 20 ईयर का, कभी आपने उसको स्टडी करके देखा? लीचिंग जिसको बोलते हैं ना, लीचिंग। यस। बिल्कुल। तो एक बात बहुत और है सारी पंकज चीजें जी, हम। कि ये जो 767 किसानों की आत्महत्या है, ये मतलब बहुत ही परसिस्टेंट आंकड़ा है। ऐसा नहीं कि ये जो कम हो रहा है। एक आंकड़े के हिसाब, एक आंकड़ा क्या, ये एनसीआरबी का ही आंकड़ा है, जिसके हिसाब से 2022 में 4,248 किसान मरे थे आत्महत्या से महाराष्ट्र में। और एक और आंकड़ा है महाराष्ट्र में। जिसके हिसाब से, हाँ, एक और आंकड़ा है जिसके हिसाब से पिछले 10 सालों में भारत में लगभग 1,12,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। 1,12,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, जरा सोचिए। मैं फिर पीछे पलट के जाऊंगा। जी। एक बीजेपी के मंत्री जी कह रहे थे प्रेम प्रसंगों के कारण लोग आत्महत्या कर लेते हैं किसान, है ना। तो दिक्कत क्या है कि हम लोग किसानों के मामले में कोई भी समाज संवेदनशील नहीं। देखिए, पहले क्या था कि यदि हम सन 70 तक का दशक देखें, तो वहां पे उस दौर में अधिकांश विधायक और सांसद जो आते थे, या तो किसान होते थे या वकील होते थे। हम्म और अब आप उसके बाद सन 90 के बाद का दौर देख लीजिए। अब जो सांसद और विधायक आ रहे हैं वो उद्योगपति आ रहे हैं, वो खनन वाले आ रहे हैं। उनके लिए जमीन एक रियल एस्टेट है, उनके लिए हम्म नदी एक पानी का रिसोर्स है। ठीक है, तो हम किनको चुन रहे हैं? अब आप देखिए ना कि क्या बेसिक एजुकेशन में क्लास 8 तक या क्लास 12 तक हम लोगों को बता पाते हैं बच्चों को कि एग्रीकल्चर की क्या सरकमस्टांसेस है, क्या चैलेंजेस है? दिल्ली सरी के शहर में तो बच्चों को यही नहीं मालूम होता है कि जो रोटी खा रहे हो आटा कहाँ से आते हो, तो कहते हैं आशीर्वाद का आता है थैली में से, है ना। उन्होंने गेहूं को उगाने की पूरी प्रोसीजर ही नहीं देखी है। भाई, हम भूगोल पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो 10वीं तक एग्रीकल्चर पे इसेंशियल एक पेपर क्यों ना हो, जिसके अंदर कृषि मजदूरों की समस्याएं, किसान की महिलाओं की समस्याएं, किसान के बच्चों की समस्याएं। आप कभी सोचिए, एक किसान की महिला खुद कृषि मजदूर होती है, हम्म और उसकी जो मेहनत की हुई आय है, उसका कहीं भी इनकम में जुड़ाव नहीं होता है। एक किसान के जो छोटे मध्यम लघु मध्यम किसान हैं,
उसके बच्चे साल में कई बार चाह के भी स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि उन्हें अपने खेत में हाथ बटाना है। एक तो खेत मजदूर बाहर से आ रहा है, महंगा है, और हर एक के बस का नहीं उसको अफोर्ड करना। तो एक बिल्कुल। उदाहरण है, कटाई के समय, जुताई के समय, बुनाई के समय क्यों न मनरेगा की तरफ से किसानों को मजदूर दे दिया जाए, जिसका भुगतान जो है पंचायत करे, और 3-3 4-4 दिन जिसकी जितनी जमीन है उसके अकॉर्डिंगली दे दिया जाए, उसका कुछ खर्चा कम होगा। हम लोगों ने देखिए कि क्या किया, छोटी किसानी को हम लोगों ने महंगा बना दिया। मेरे पास में 2 हेक्टर खेत है, मैंने मुझको ट्रैक्टर खरीदवा दिया आपने, अब हमने उत्साही लाल बन के ट्रैक्टर खरीद लिया। अब हर साल उसका इंश्योरेंस का पैसा देना है, खड़े रखो या चलाओ जाओ तो उसका 50,000 का टायर बदलना है, उसका बैटरिया बदलना है। ठीक है, नहीं, वो जो बिल्कुल। काम एक बैल आपके मल्टीपर्पज करता था, हम्म। कम खर्चे में करता था, उसको आपने अपने जीवन से हटा दिया, और उसकी फिर सामाजिक दिक्कतें होने लगी। बैल जब गैर उपयोगी हुआ तो बैल की अम्मा भी गैर उपयोगी हो गई। फिर हर पूरे देश में गौ गाय तो हमारी माता है, लेकिन बैल हमारा बाप नहीं है। और गाय भी हमारी तब तक माता है जिस दिन दूध दे रही है, बाकी फिर सड़क पे रहती है। वो केवल गुंडई और लफंगों में काम आ रही है। आपको लग रहा होगा कि विदर्भ के किसान से शुरू हो रहा है, लेकिन हम यहाँ आ रहे हैं, लेकिन असलियत यही है कि हमको एग्रीकल्चर के बेसिक पे जाना होगा। हमको फिर से छोटे खेतों में, देखिए छोटी जोत ही बची है। मैं अभी एग्जैक्ट आंकड़े नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटी अंदाज है कि देश में अब लघु और मध्यम जोत की किसान खेती बची हुई है, क्योंकि पिछले 4 दशकों में जो फैमिली पार्टीशन हुए, उसके बाद में लोगों के पास छोटी छोटी जोत बची है। बिल्कुल, उन और छोटी लगातार जोत छोटी में होती जा रही है। एक, है ना, तो एक हम्म। बैल ही जरूरी है। बैल हम्म। जरूरी है, साथ में गाय भी जरूरी होगी। वो आपकी एडिशनल इकोनॉमी है, बैल और गाय। हम्म। आप कभी सोच के लेकिन देखिए। पंकज जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, अब लेकिन हो आप क्या रहा देखिए। है, हम्म। इसमें और देखिए कि हम्म। बैल और गाय जो है, क्योंकि हम्म। गडकरी जी के लिए समस्या है। गडकरी जी चौड़ी रोड बना रहे हैं जिसके अंदर ट्रक चले, वो चाहते हैं बैलगाड़ी ना चले। पर वो गोबर से इसलिए पेंट अब भी तो हर, बनाना चाहते हैं। वो गोबर नहीं से वो पेंट भी गोबर तो बनाना वो चाहते अपना भी, वो तो अपना इस्तेमाल कर लेंगे, वो छोड़ दीजिए, ये सब नौटंकी है। गोबर से हैं। पेंट नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता है ना। अभी तो गोबर के धुएं से कोरोना भगा रहे थे। तो मूर्खता पे गर्व करने की अपन तो बात नहीं कर सकते। हमारे सामने किसान है और उसकी जी। इकोनॉमी है, उसके खर्चे कम करने होंगे। देखिए आपको एक उदाहरण बताऊं, हमने हम्म। हर किसान के घर पक्का कर दिया। हम्म। अब आपने जैसे उसका घर पक्का किया, तो जलवायु परिवर्तन की मार उस पर पड़ने लगी। अब उसको बिजली भी जरूरी है, फिर एसी भी जरूरी है। अब उसके वो खर्चे बढ़ गए। जो पारंपरिक मकान थे, उसको हमने बोल दिया जो आपका गोबर का मकान है, छबा हुआ मकान है, कवेलू वाला मकान है, वो पिछड़ेपन का प्रतीक है। आप देखिए बिल्कुल। ना, खर्चे हमने क्यों बढ़ाए, क्योंकि हमारी असली नीयत क्या थी कि हम सीमेंट वाले को फायदा देना चाहते हैं, हम लोहे वाले को फायदा देना चाहते हैं। हमने कभी भी जलवायु परिवर्तन, गांव की सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, वहां की मौसम, किसान की जरूरत, उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। है ना, हमारे को बैल के लिए कच्ची जमीन चाहिए, हो कहते तू पक्का फर्श बना, ज्यादा सीमेंट पोत, जिससे कि हम कभी इलेक्शन बॉन्ड या और किसी बॉन्ड के नाम पे जेम्स बॉन्ड के पास पैसा पहुंचाते रहे। कच्चा मकान, बैल से खेती, ये हम्म। पिछड़ापन नहीं है, ये हमारी समृद्ध परंपरा है। ये जितने समृद्ध परंपरा के ढोंग करते हैं आरएसएस के लोग, वो बीज के मामले में, खेती की प्रक्रिया के मामले में, सिंचाई के मामले में, गौवंश के मामले में कभी भी समृद्ध परंपरा को नहीं मानते, क्योंकि मानेंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। आपको बताऊं, हमको कक्षा 5 तक पढ़ाया गया है पाठ्य पुस्तकों में, गाय को हमारे देश में माँ के रूप में माना जाता है, क्योंकि वो जब तक जीवित रहती है तब तक ऐसे सेवा करती है, उसका दूध जो होता है
वो अमृत के समान होता है। उसका जो बेटा होता है वो खेत में काम आता है। उसके बाद में जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके चमड़े के जूते बनते हैं, उसके सींग से कंघे आदि बनते हैं। ये चूंकि वो जीते जी और मरते जी हमारे काम आती है, इसलिए हमारी माता है। मुझे याद है कक्षा 5 मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की किताब में हमको यही पढ़ाया गया था। और इसीलिए हम कभी गाय को अत्याचार देखते थे तो हमारा मन विचलित होता था, जबकि गाय या भैंस या बकरी सब जानवर है। लेकिन वो जो पढ़ाई थी हमें लगा था कि ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हम्म। इसलिए हमारे लिए पूजनीय है। हमने उस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। अब आप सोचिए कि हर जिले में अब वो सीरम बांट रहे हैं कि जिससे अकेले बछिया पैदा हो, बछड़ा पैदा ही ना हो। तो वर्ल्ड में, इस पूरी कायनात में जब से सृष्टि बनी है और जब तक अंत होगा तब तक क्या एक लिंगी समाज कोई भी जीवित रह सकता है? सवाल ही नहीं उठता। ये बहुत नैसर्गिक थ्योरी है। बिल्कुल नैसर्गिक। असल में आप जो बता रहे हैं ना, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सतत विकास की बात कर रहे हैं। जबकि जो सरकारों का रवैया है, जो सरकारों का नजरिया है, वो किसी खास वर्ग को फायदा पहुंचाने से संबंधित है। उनका इससे मतलब नहीं कि किसानों को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। जैसे आपने घरों की बात की, गांव की व्यवस्था में घर है, गांव की व्यवस्था में यस, बैल और गाय कितने महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको तो सीमेंट वाले को फायदा पहुंचाना है, उनको तो अन्य दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाना है। और आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि बड़े उद्योगपतियों के लिए जो जमीन है, जो भूमि है, वो असल में रियल एस्टेट, उनके लिए वो रियल एस्टेट माना जाता है। उसके लिए रियल वो एस्टेट है। जमीन माँ के रूप में है और इनके लिए रियल एस्टेट है। अब फायदा पहुंचाने वाली बात से मुझे एक खबर याद आ रही है, वैसे तो खूब चर्चा में है, पर फिर भी इस पर आपसे बात करना ठीक रहेगा कि अभी रेखा गुप्ता सरकार ने 100 लाख से अधिक, मतलब लगभग 1 करोड़ से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए। अब उनको पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा। अब आप देखिए कि जब ये बात आती है कि 1 करोड़ से अधिक वाहन रद्द हो गए हैं और उसके अगले दिन सरकार ओला, उबर और रैपिडो जैसी जो कंपनियां हैं, इनको ये अनुमति दे देती हैं कि वो दोगुना पैसा वसूल कर सकती हैं। आप कार चला नहीं पाएंगे, आप कार बाहर निकल नहीं पाएंगे, आपको ना पेट्रोल मिलेगा ना डीजल मिलेगा, तो आप किससे जाएंगे? ओला और उबर से जाएंगे। और ओला उबर क्या कर दिया सरकार ने? 2 गुना दाम कर दिया है उसका 1 जुलाई से। पीक आवर्स। हाँ, पीक आवर्स में मैं उनका थोड़ा पीक सा ही आवर मैं रहता है, थोड़ा सा दोपहर इसमें में पीक आवर है, सुबह पीक आवर है, मैं शाम थोड़ा को भी सा पीक। ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, उसका अनुपालन है। और अकेले दिल्ली में नहीं, 1 नवंबर से यूपी और हरियाणा के जो आसपास के जिले हैं, दिल्ली एनसीआर के, उसमें भी ये सब शुरू होगा। और शायद मुझे लगता है पूरे देश में भी शुरू हो जाएगा। हम्म। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब इसकी आड़ में, अब आज मंत्री कह रहे हैं कि हम इसके अपील करने कोर्ट जाएंगे, तो आज क्यों जा रहे हैं? 1 महीने पहले क्यों नहीं गए? अरे यार, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल जिस घर में रहा नहीं, उस घर को शीश महल बना के पूरा हल्ला किया। और अब खुद रेखा गुप्ता के घर का जो रिनोवेशन हो रहा है, उसके अंदर 24 एसी और क्या क्या लग के 60 लाख का बजट तो अभी आ गया है ना? तो गुड़ खा के गुलगुलों से परहेज करने की बात है। देखिए क्या है कि इस सब का कारण असल क्या है। मैं किसी नेता, किसी राजनीतिक दल को दोष नहीं दे रहा हूँ। दोषी हम हैं, हम इन्हें, हमारा समाज, हमारे दर्शक हैं। मैं घटना सुनाऊं कि अभी 3 साल हो गए होंगे उस घटना को, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद आ रही है। दिल्ली की संसद में एक नीलम आजाद और कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। वो हाँ। धुएं वाले वो लेकर अंदर चले गए। और हम्म। ईमानदारी के जानता हूं कि वो लोग बहुत बेहद गरीब परिवार के हैं। और उनके मन में बस भगत सिंह को पढ़ के क्रांति करने की इच्छा थी। वो चाहते थे कि जैसे भगत सिंह ने बम फोड़ के बेहरी सरकार को सुनाया था, हम भी उसी सुनाएंगे। तरीके से ये हरकत करके हम्म। देश में बढ़ रही बेरोजगारी के प्रति संसद को संवेदनशील बना। अब उसमें संसद तो संवेदनशील हुई नहीं। विशेष सत्र बना के बुला के उनकी निंदा कर दी गई। और दिल्ली पुलिस उससे आगे निकली। दिल्ली पुलिस ने उसको आतंकवादी गतिविधि समझ के उस पर यूएपीए लगा दिया, जेल भेज दिया। हाईकोर्ट के जमानत। कल आदेश में लिखा है कि हम्म। हाईकोर्ट ने कल उसको जमानत दी। उसमें लिखा है प्राइमा फेसी
कि ये आतंकवादी घटना नहीं है। उन्होंने जो चीज यूज की वो तो पब्लिकली बहुत सामान्य रूप से मिलती है, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इट वॉज हम्म। ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, इट इज ट्रू, बट दैट वॉज नॉट द टेररिस्ट एक्टिविटी। लेकिन आप देखिए कि वो, पता नहीं उनकी मंशा अभिलाषाएं जो कुछ भी हो, इतनी बड़ी राजनीतिक तो नहीं हो नहीं सकती कि उनको कोई टिकट दे देगा और वो विधायक बन जाएंगे। लेकिन उनने सोचा था कि हमारे इस कदम से देश में क्रांति आ जाएगी, लोग रोजगार के बारे में सोचेंगे, रोजगार के बारे में सड़कों पे आ जाएंगे। आप यकीन मानिए उनको वकील नहीं मिल रहे थे। वो बहुत कई ऐसी चीजें जिनको मैं पब्लिकली बता नहीं सकता हूँ। तो इस देश में हम क्रांति की अपेक्षा करते हैं दूसरों से, लेकिन हम उस पन्ने को जब यूं पलट देते हैं अखबार के, वो खबर हमारे लिए डस्टबिन हो जाती है। नो वन केयर अबाउट इट। किसी बिल्कुल। ने के मन में संवेदना नहीं थी बेरोजगारी को लेकर, और इसी तरीके से किसानों की मौत को लेकर किसी को संवेदना नहीं है। और मैं आपको एक ही बताऊं, हर साल पिछले 5 साल से 10 साल से देख लीजिए, हर साल विदर्भ के किसानों के मरने के आंकड़े लगभग ऐसे ही आते हैं। और विधानसभा में थोड़ी सी नूरा कुश्ती होती है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। आप देख लीजिए, अभी विदर्भ के हेडक्वार्टर से नागपुर से बंबई का नया एक्सप्रेस वे बना था, जिसमें गडकरी जी ने गाड़ी चला के बताया था, देखो इसमें पानी का गिलास भी नहीं गिरता है। उसमें अभी जो बारिश हुई ना, तो उसमें 6-6 फीट पानी भरा हुआ है। तो समझ में नहीं आता वो सड़क नाव चलाने के लिए है कि गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन हम्म। आपसे पैसे वसूलेंगे वो, आपको टोल टैक्स देना है। और फिर जब कोई आप जवाब जाम में नहीं फंस है। जाओगे तो एनएचआई बोलेगा कि आप लोग जबरदस्ती सड़क पे क्यों निकलते हो घूमने के लिए, तो इनमें जाम लग जाता है। कोर्ट में बोल रहा है एनएचआई। बिल्कुल। हमारी हम लोगों ने हमारे जो बेसिक क्या है, श्रम हम्म। का महत्व, हम्म। श्रम की प्राथमिकता, ये हमारे किसी भी राजनीतिक दल की नीति में नहीं है। हम जितनी नीतियां बन रहे हैं, आप देखिए कि कम से कम 15 न्यूज चैनल केवल इकोनॉमिक्स पे चलते हैं, और उसमें क्या है, केवल वो शेयर मार्केट, नई कार कौन सी आई है, नया मोबाइल कैसा है, 15 हिंदी अंग्रेजी मिला के मैं इतने तो जानता हूँ। लेकिन किसान का चैनल एक दूरदर्शन ने शुरू किया था, वो बंद हो गया। एक एक बंद हो प्राइवेट पार्टी ने भी शुरू किया था, वो बंद हो गया। उसको विज्ञापन ही नहीं मिले, उसको गया। सरकार ने सस्टेन नहीं किया। तो ये हम श्रम के लिए, हम छोटे इक्विपमेंट से, बहुत सारे आईआईटी में और यूनिवर्सिटीज में प्रयोग हुए, छोटे इक्विपमेंट से कैसे श्रम को कम करके और ज्यादा उत्पाद के लिए प्रोडक्टिव। काम कर सकते खेत पे, इससे उस पे हमने कभी काम ही नहीं किया। अभी कल मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था कि अभी हम लोगों ने हर खेत के अंदर सोलर लाइट लगाना शुरू कर दिया। हम्म। लेकिन वो सोलर लाइट लगाने के जो इम्पैक्ट हो रहे एग्रीकल्चर के ऊपर, इंसान के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर, वो भयावह है। इस दुनिया में जो प्राकृतिक रोशनी है, उसकी जगह जैसे हम लोगों ने आर्टिफिशियल लाइट्स लगानी शुरू की, खासकर नियॉन टाइप की लाइट, वो भयावह है इंसान के शरीर को लेकर, इवन एग्रीकल्चर को लेकर। वो उस रोशनी के कारण जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो जलवायु परिवर्तन और बदलते मौसम को समझ ही नहीं पा रहा है। भाई जैसे आपके घर में भी चिड़िया हो, जैसे मेरे घर में ही, तो आप हम्म। लाइट बंद कर दो कमरे की और कपड़ा डाल दो तो सो जाएंगी, उनके लिए रात हो जाती है। ठीक है ना? हम्म। ऐसा ही पौधों हम्म। के लिए होता है। जब अंधेरा बिल्कुल। होता है तो सोचते हैं कि आराम करना है। हम्म। जब गर्मी पड़ती है तो सोचते हैं हमको ऐसे विकसित होना है। जब हम्म। बरसात होती है तो सोचते हैं कल्ले फोड़ना है। जब बसंत आता है तो वो सोचते हैं पुष्प आना है। लेकिन रोशनी के कारण, आर्टिफिशियल रोशनी का, इस सब चीजों में बदलाव आ रहा है। हम गलत हम्म। चीजें किसान को सिखा रहे हैं, जो उसकी खेती के दुश्मन है। और एक मंदिर के कोने पे यदि कोई आदमी नमाज पढ़ ले, तो हमारी परंपरा, धर्म, आस्था सब भंग हो जाती है। लेकिन हम यदि अपनी परंपरा, आस्था खेती को लेकर, खेती हमारा धर्म क्यों नहीं है, खेती की परंपरा हमारा धर्म क्यों नहीं है? केवल एक धर्म है इस समय, पण
ही धर्म है, और पण ऐसा कि इतनी कमाई हो इसका 10% आप अपने पर खर्च कर सके, 50% अडानी अंबानी को दे सके, वो 40% टैक्स में दे सके। बिल्कुल, ये तो है। और इसीलिए लगातार मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की स्थिति बिगड़ती जा रही है। पर आप देखिए इंटरनेशनल फ्रंट में भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। आपको याद होगा पंकज जी कि अभी हाल में 25-26 जून को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एससीओ की समिट हुई थी चीन में। तब जो एक जॉइंट स्टेटमेंट आया था उसमें हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने साइन नहीं किया था, क्योंकि उस जो जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें पहलगाम का जिक्र नहीं था और पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। अभी 1-2 जुलाई को क्वाड की मीटिंग हुई वॉशिंगटन में, फॉरेन मिनिस्टर्स की जो है मीटिंग हुई, उसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट था तो उसमें पहलगाम का जिक्र था, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र फिर भी नहीं किया गया। अखबारों ने बिल्कुल फ्रंट पेज पे छापा है कि सभी देशों ने आह्वान किया है, क्वाड देशों ने, कि आतंकवाद के खिलाफ खुलकर लड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। लेकिन हम खुश हैं। क्या हमें खुश होना चाहिए? क्या भारत को खुश होना चाहिए? आपको बताएं, वो हमारी मूर्खता है। जो बयान है वो, उसमें यह कहा गया है पहलगाम हम्म। के अपराधियों को हम न्याय के कटघरे में लाएंगे। तो पहलगाम के अपराधियों को न्याय के कटघरे में आने के लिए घाना तो आएगा नहीं। तो आपका एनआईए क्या कर रहा है अभी तक 2 महीने तक? वो संस्था जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की बेइज्जती करा चुकी है कि आपने आतंकवादियों के गलत फोटो जारी कर दिए। आप अभी तक कौन ने वो अपराध किया उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, वो कहाँ चले गए उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। हम बगल के देश में जाके 1200 किलोमीटर में जाके बम तो गिराया है और नुकसान खा लिया, 5 जहाज गिरवा लिए अपने, और फिर आप कह रहे हो कि हमने जो उन अड्डों को नष्ट किया था वहां पे आतंकवादियों ने फिर से अपना अपना बेस बना लिया। आप ही कह रहे हो। तो आप बताइए कि यदि आपकी एजेंसी निकम्मी है, यदि आपकी जांच एजेंसियां बेकाम हैं, तो वर्ल्ड में तो वो पाकिस्तान यही कह रहा है कि इंडिया का फ्लैग ऑपरेशन था, यानी इंडिया ने खुद कराया है, और आपने अपनी बेइज्जती करा ली कि जिनके तत्काल फोटो जारी किए बाद में बोल दिया कि ये वो वही नहीं। तो अब दुनिया पाकिस्तान की सुन रही है ना। देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ हर चीज को तमाशा बनाने की आदत है। काश उस समय एजेंसीज ने सबसे पहले लगकर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सस्पेक्टेड आतंकवादियों को पकड़ा होता या मारा होता, उनके चेहरे वापस सामने ले गए, जैसे 26/11 मुंबई में हुआ था। हमारे इतने बिल्कुल। सारे लोग शहीद हुए, पुलिस अफसरान शहीद हुए, उसके बावजूद भी उस समय की सरकार सामने लेके आ गई थी कि ये चेहरा है, ये चेहरा ये है, लोग बिल्कुल। हैं, हम्म। ये लोग हैं। पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया था, कसाब के घर से लेके सब कुछ, और उसको लीगल वे से फांसी में भी लटका दिया। हम्म। और पाकिस्तान और की भी पिछले आर्थिक 11 फांसी कर साल दी थी। आर्थिक फांसी पाकिस्तान की पिछले भी कर दी थी। जी। यस, पिछले 11 साल में ये सरकार किसी एक आदमी को फांसी पे नहीं चढ़ा पाई है। आतंकवादी को, बताइए बिल्कुल। किस कोई चढ़ा है फांसी पे आतंकवादी? यदि चढ़ बिल्कुल। जाता तो ये तो कोई ऑपरेशन सिंदूर टाइम के पोस्टर लगा के मोदी जी का सब पूरे देश में घूमते उस पे भी, क्योंकि ये तमाशा करने के आदी है, दिखावा करने के आदी है। भाई आज मूल सवाल हमारा फिर से यही है कि पहली चीज की आखिर किसकी लापरवाही से वहां पे कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आतंकवादी इतने अत्याधुनिक हथियार जो अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना छोड़ के गई थी वो लेके इस देश में घुसे आए, और उसको इस्तेमाल करके तसल्ली से 1-1.5 घंटा इस्तेमाल करके वो वापिस चले गए उस इलाके में जहां पर कोई वाहन नहीं चल सकता है। उस हम्म। इलाके में लगभग 5 से 7 किलोमीटर कोई व्हीकल चल नहीं सकता है। कोई भी आदमी दौड़ेगा भी तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर मैक्सिमम। बिल्कुल। आप बताइए तो कहाँ चला गया वो आदमी? वो जो पिशाच थे वो कहाँ जमीन खा गई, आसमान उगल गया उस इलाके में जहां पर 5 लाख इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस परमानेंट पड़ी हुई है कई साल से, जो वहां के चप्पे चप्पे को जानती हैं। सवाल तो है। सवाल तो वही खड़ा हुआ है। तो फिर जो
दूसरा, विदेश वाले तो यही बोलेंगे, हाँ भैया इसको न्याय में लेके आ। कौन बोलेगा न्याय में मत लेके आओ? भाई आप कोई प्रमाण दे रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान डायरेक्ट इन्वॉल्व है? भाई आज तक हमारे देश के लोगों को तो नहीं दिया, भाई मेरे पास मुझको तो नहीं दिया। किसी कोई भी ऐसा फैक्चुअल फैक्ट सामने नहीं आए कि ये पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोग थे या पाकिस्तान सरकार इसमें इन्वॉल्व थी या कुछ था, नहीं। और जबकि 9/11 में हो गया था, 9/11 में हमने साबित कर दिया था कि ये ओपन किया, पाकिस्तान से आए आतंकवादी थे, और पाकिस्तान को भी स्वीकार करना पड़ा था कि ये हमारे ही देश के थे उनको नागरिक। स्वीकारना पड़ा था। उन्होंने पूरे जो इंटरसेप्ट की हुई थी बातचीत, पूरी बातचीत इंटरसेप्ट करके सामने ला दी थी। और यहाँ उसमें असल भी में हीरो। भारतीय जनता जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता उज्जवल निगम उसमें झूठ बोलते रहे कि कसाब हम्म। को बिरयानी खिला रहे थे। बाद में बीजेपी के नेता उज्जवल निगम ने बोला नहीं, वो तो मैंने ऐसे झूठ बोल दिया था। यहाँ असल में किसी एक नेता को ही ये हीरो बनाना चाहते हैं, और उसको हीरो बनाने के चक्कर में पूरी विदेश नीति का पूरा कबाड़ा निकाल दिया है, और पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा का भी कबाड़ा निकाल दिया। कोई भी घटना होती है, कोई भी एक्शन हमारी फौज लेती है, तो उसका श्रेय जो है किसी एक आदमी को दिए जाने की होड़ मच जाती, किसी तरीके से उसको क्रेडिट दे दिया जाए। बाकी देश का कोई नुकसान अब हो आपको उससे कोई। बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खबरें चल रही हैं, मोदी जी हम्म। घाना पहुंच गए। क्यों पहुंचे हाँ। भाई? घाना में 15,000 हिंदुस्तानी सालों से रह रहे हैं। सन हम्म। 57 में वहां पर जब आजादी आई थी, उसके बाद में सबसे पहले वहां पंडित नेहरू मार्ग बनाया गया था, अकरे में, वहां की जो राजधानी। जो हम्म। एक अंतरराष्ट्रीय अखबार में खबर छपी है कि चूंकि घाना में सोने की खानें हैं और वहां पे चाइना इलीगल तरीके से कुछ माइनिंग कर रहा है, उसको लेकर भारतीय लाला जो सेठ लोग हैं उन लोगों को कुछ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसके लिए लाला जी के दूत चले गए। ताकि सोने की आवाजाही भारत में बढ़ जाए, और वो भी खास एक दो लोगों के लिए ही। और वो जबकि जवाब ये दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वो ग्लोबल साउथ के लिए आउटरीच कर रहे हैं, इस वजह से घाना गए हैं। अरे भाई आप एशिया, साउथ एशिया के लिए तो कर नहीं पा रहे। श्रीलंका आपसे नाराज है, नेपाल आपसे नाराज है, अफगानिस्तान आपसे आपकी दोस्ती उसमें खतरे में पड़ेगी, तालिबान से दोस्ती करें कि नहीं करें। पाकिस्तान से आपका दुश्मन हो ही गया है, बांग्लादेश से आपके संबंध अच्छे नहीं है। आप साउथ एशिया की बात कर नहीं रहे, जहाँ पे चाइना सीधे दखल कर रहा है। क्या है ना, बगल में छोरा देश में डिंडोरा। हमको तो जब राजीव गांधी के कॉन्सेप्ट था कि हम साउथ एशिया को एक ग्लोबल, एक बड़े देश के रूप में इस्तेमाल यूज करें, जहां पर सेम पासपोर्ट हो, सेम करेंसी हो, यूरोपियन यूनियन की तरह। आप उसको हम्म। छोड़कर अब आप घाना जा रहे हैं। घाना से क्या आप कद्दू लेके आएंगे? थर्ड वर्ल्ड की पर कैपिटा इनकम में आप क्या कर सकते? ठीक है, घाना में हमारी सबसे ज्यादा दवाइयां जाती हैं, वहाँ की हम्म। फार्मास्यूटिक्स इंडस्ट्री, लेकिन वो मोदी जी के टाइम से नहीं है, वो मोदी जी पहले के से ही टाइम पे। हाँ, लेकिन मोदी जी के टाइम पर जो दवाइयां गई, उसमें नकली दवाएं भी गई, जिससे घाना में लोग मरे थे। है। वो जो सीरप लोग गए मरे थे थे। और उस पर विवाद हुआ था। सीरप था, हाँ, खांसी वासी के सीरप पे विवाद हुआ है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने जो बची खुची जो इज्जत थी वो भी गंवा दी। इवन मध्य एशिया में भी जो हमारे सीरप गए थे, उससे भी वहां मौतें हुई थी, घाना में भी मौतें हुई थी। तो कुल मिला के फार्मा इंडस्ट्री की भी बैंड बच जाएगी। खैर, ठीक है पंकज जी, आज की बातचीत को ठीक यहीं खत्म करते हैं। बातचीत अच्छी रही। थैंक यू। है, अच्छा।